नमस्कार प्यारे बच्चों, मीनाक्षी ई ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज इतिहास की इस चर्चा में हम एक ऐसे साम्राज्य की चर्चा करने वाले हैं जो भारत के इतिहास में सबसे पहला बड़ा साम्राज्य था, और वो साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य, या यूं कह सकते हैं कि प्राचीन भारत का एक सबसे शक्तिशाली और महान राजवंश था ये, जिसने लगभग 137 सालों तक राज किया। और इस वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका जो टाइम पीरियड था वो था 323 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व तक। अरे बच्चों, इतिहास में मौर्य वंश की स्थापना की जो कहानी है वो भी बहुत ही रोचक है। मगध उस समय एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था, और मगध को हासिल करने के लिए सिकंदर पंजाब की ओर से चढ़ाई कर रहा था। मगध के राजा घनानंद को कौटिल्य या चाणक्य उसने बताने की कोशिश की, लेकिन मगध के सम्राट घनानंद को उसकी बात को ठुकरा दिया और उसका अपमान भी किया, यानी कि चाणक्य का अपमान किया। उसी समय चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि वो मगध को एक अच्छा राजा दिलाकर रहेंगे, और घमंडी सम्राट घनानंद को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ली। उस समय जब भारत छोटे छोटे गणों में विभक्त था, तो मगध के लिए एक नया राजा ढूंढना बहुत ही टिपिकल काम था। तो उस समय कुछ जातियां थी जिसमें से शाक्य, मौर्य, इनका ज्यादा प्रभाव था। तो चंद्रगुप्त इसी जाति के गण के प्रमुख का बेटा था। चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर वो सारी गुण थे जो एक कुशल योद्धा और कुशल राजा के अंदर होने चाहिए। तो इन्हीं गुणों को देखते हुए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बना लिया, और चाणक्य ने राजनीति, युद्ध और राज्यों के मामलों में से पूरी तरीके से निपुण कर दिया। इस तरीके से चाणक्य ने एक विशाल सेना तैयार की और चंद्रगुप्त की सहायता से नंद वंश को उखाड़ फेंका, और नंद वंश के सम्राट घनानंद को सबक सिखाया, और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और खुद उनके प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद मौर्य वंश के अगले शासक हुए बिंदुसार, फिर हुए अशोक, अशोक के उत्तराधिकारी कुणाल, कुणाल के बाद दशरथ, दशरथ के बाद संप्रति, और इस तरीके से जो अंतिम शासक था उनका नाम था वृद्धरथ। अब यहाँ एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि इन सब को लर्न कैसे करें। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक आपके लिए हाजिर है। ट्रिक है हमारी, चंद्र बिंदु शोक से कुणाल के रथ में संपत्ति रखकर भागा। तो यहाँ से आप लर्न कर सकते हैं, चंद्र से चंद्रगुप्त, बिंदु से बिंदुसार, शोक से अशोक, कुणाल से कुणाल, रथ से दशरथ, संपत्ति से संप्रति, और भागा से वृद्धरथ। भागा का मतलब अंतिम, ठीक है। तो यहाँ से वृद्धरथ को आप लर्न कर सकते हैं। इस तरीके से आपको लर्न हो जाते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, अंतिम राजा कौन था, और इतिहास में किन किन के नाम सबसे प्रमुख रहे। तो जो इतिहास में सबसे प्रमुख नाम रहे उन्हीं को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट। जैसे सबसे पहला शासक है यहाँ पे जो संस्थापक भी था, चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त क्योंकि एक राजा का पुत्र नहीं था, ये कहानी हम ऑलरेडी आपको सुना चुके हैं। तो विशाखदत्त की एक मुद्रा राक्षस जो पुस्तक लिखी गई, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल, जो निमन कुल का था, वृषल का मतलब होता है निमन कुल, मतलब छोटा कुल, तो उस उपनाम का प्रयोग किया गया है। इनके टाइम में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई थी, वो थी मैगस्थनीज, जो इनके दरबार में, राज दरबार में यूनानी विद्वान था, और इनके राजदूत के रूप में उसने स्थान ग्रहण किया था। तो एक फेमस घटना और इनके टाइम पीरियड में हुई थी कि जो सेल्यूकस निकेटर था उसने अपनी पुत्री हेलन का विवाह कर दिया था इनके साथ। तो यहाँ पे अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वो है कि इनका नाम क्या था, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस या मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई, और हेलन का विवाह इनके साथ क्यों हुआ था, संधि की शर्तें क्या थी, और मैगस्थनीज किसके दरबार में आया। तो इन सभी चीजों को हम कैसे एक शॉर्ट ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, शॉर्ट ट्रिक हमारी है, विशाखा मुद्रा से वर्षा में मैगी लाई। तो यहाँ से आप लर्न कर सकते हैं, विशाखा विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस, वर्षा से वर्षल, और मैगी से मैगस्थनीज, और लाई से हेलन। और सबसे ज्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है तीसरे मौर्य साम्राज्य के तीसरे राजा से संबंधित, यानी कि अशोक से संबंधित। तो अशोक से संबंधित भी अगली ट्रिक हमारी है।
सम्राट अशोक को एक महान शासक के दृष्टिकोण से जाना जाता है और आपको जानकारी भी होगी कि भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को सारनाथ के स्थित जो अशोक स्तंभ है उसके शीर्ष को अनुकृति को राज चिन्ह के रूप में भी स्वीकृत किया है और मूल आकृति में स्तंभ के 4 सिंह हैं, मतलब शेर हैं, जो एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हुए हैं। सम्राट अशोक के जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो हैं शिलालेख और स्तंभ लेखों से संबंधित। आप सभी जानते हैं कि अशोक के जब राज्याभिषेक हुआ तो उसके 8वें वर्ष में, या हम कह सकते हैं 261 ईस्वी पूर्व, कलिंग पर आक्रमण किया था और इसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। तो कलिंग के युद्ध का जो नरसंहार हुआ था उसको देखने के पश्चात इनके मन में बहुत ग्लानि महसूस हुई और इन्होंने बौद्ध धर्म को अडॉप्ट कर लिया था। उसी से जुड़ी हुई जानकारी इन्होंने अपने अभिलेखों में, शिलालेखों में, लघु शिलालेखों में या लघु स्तंभ लेखों में दी। चूंकि इनका संपूर्ण भारत पर साम्राज्य था तो इन्होंने अलग अलग स्थानों पर अपने ये स्तंभ लेख या शिलालेख लिखवाए। तो हमें यहाँ जो क्वेश्चन बन जाता है हमारा कि इनके स्तंभ लेख या जो शिलालेख है वो कहाँ कहाँ से मिले। तो सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं शिलालेखों की। तो इसको लर्न करने की एक बहुत ही फनी ट्रिक है, शाम को सोए जो गधा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं लर्न, शाह से शाहबाज गढ़ी, म से मानसहेरा, को से कालसी और सो से सोपारा, ए से एनागुंडी, जो से जोगढ़, से गिरनार और ध से धोली। तरीके से हमने इनके शिलालेखों को लर्न किया। अब हम लर्न करते हैं अशोक के स्तंभ लेखों को। हमने देखा कि जो इसके शिलालेख हैं उनकी संख्या 8 थी और जो स्तंभ लेख हैं उनकी संख्या है 7। तो इनको कैसे लर्न कर सकते हैं? हमने जो ट्रिक तैयार की है वो दोनों ही, मतलब लघु स्तंभ लेख और स्तंभ लेख, उन दोनों को इकट्ठा लर्न करने की ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है हमारी? सांस रोक लो आराम से दिल्ली मेट्रो पर। कैसे लर्न कर सकते हैं हम? सा से सांची, से सारनाथ, रुम्बनदेई और क से कोसाम्बी थे उनके लघु स्तंभ लेख। अब स्तंभ लेखों की जब हम बात करते हैं तो लो से लोरिया अरराज और लोरिया नंदनगढ़ 2 लर्न कर सकते हैं। राम से रामपुरवा। दिल्ली मेट्रो से आप लर्न कर सकते हैं दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ। और पर से लर्न कर सकते हैं प्रयाग। ट्रिक में हम लर्न करते हैं कि जो इनके शिलालेख हैं 14 लेखों का एक समूह है जो 8 जगहों से हमें मिले हैं। तो 8 जगहों की तो हमने ट्रिक से लर्न किया। अब जो 14 लेख हैं उनमें क्या किस किस चीज की डिटेल है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप एक ट्रिक से लर्न कर सकते हैं, पंचीदा धम आती, शिप्रा धनिक बताती। तो इनसे आप लर्न कर सकते हैं। कैसे? आप इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ ट्रिक में 14 जो अक्षर आए हैं, इस्तेमाल हुए हैं, उन 14 ही अक्षरों के माध्यम से हम बताते हैं। जैसे प से पशु बलि, च से चिकित्सा और द से दौरे और ध से धम की परिभाषा उन्होंने दी है। और न म से मात्र हैं, उनकी नियुक्ति की सूचना इसमें दी गई है। से आत्म नियंत्रण और ती से तीर्थ यात्राएं, शी से शिष्टाचार और प्र से प्रजा के हितों से संबंधित है। ये ध से धम की व्याख्या की गई है। आपको बता दें कि धम घोष की घोषणा की गई थी 4थे अभिलेख में, तो यहाँ पे व्याख्या की गई है। और नी से नियुक्ति महामात्रों की और क से कलिंग युद्ध। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस शिलालेख में जानकारी मिलती है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की जानकारी है। अंतिम में जानकारी मिलती है धार्मिक जीवन बिताने की। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।